सन फार्मास्यूटिकल्स खबरों पे है। इसकी अपन बिग स्टॉक में थोड़ी बहुत चर्चा भी कर चुके हैं। डिटेल में समझ लेते हैं सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या है। फिर इस पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिस पे श्रेया को जोड़ेंगे और चार्ट्स के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं वो सचिन आप खोलिए, आता हूं आपके पास। यतिन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, दो खबरें हैं सन फार्मा में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूएस एफडीए का इनके सबसे बड़े प्लांट हलोल में इंस्पेक्शन था और इंस्पेक्शन जो हुआ यहाँ 8 आपत्तियां मिली। तो यूएस एफडीए का जो फॉर्म 483 है उसमें 8 ऑब्जर्वेशंस हैं और ये 8 ऑब्जर्वेशंस काफ़ी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि इंस्पेक्शन जो है पिछले हफ्ते ही 9 जून से लेकर 13 जून के बीच में हुआ था और काफ़ी सारे अप्रूवल्स कंपनी की इस प्लांट से हैं। हालांकि जब हलोल प्लांट में दिक्कतें थी तो काफ़ी सारे अप्रूवल्स कंपनी ने शिफ्ट भी कर दिए दूसरे प्लांट की तरफ। तो इम्पैक्ट एनालिस्ट लोगों के हिसाब से लिमिटेड है, लेकिन हाँ सेंटिमेंटल नेगेटिव ज़रूर है। इसके अलावा यहाँ मैनेजमेंट चेंजेस भी हुए हैं। अगर हम बात करें तो इस कंपनी के जो मार्केटिंग हेड थे और जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते थे कीर्ति गानोरकर, इनको एमडी पद पर नियुक्त किया गया है 5 साल के लिए। हालांकि दिलीप सांघवी जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ही रहेंगे। तो 1 सितंबर 2025 से ये चेंजेस लागू होंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हाँ एक सेंटिमेंटल नेगेटिव जरूर होगा ये हलोल का इंस्पेक्शन का आउटकम। सन फार्मास्यूटिकल्स दो डेवलपमेंट्स, एक वो हलोल को 8 आपत्तियां, उन आपत्तियों का नेचर अभी नहीं पता, वो भी सामने आ जाएगा। दूसरा नए एमडी साहब की नियुक्ति। तीसरा जो हम लोग बिग स्टॉक में चर्चा कर रहे थे है इसका भी इजराइल का एक्सपोजर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि टैरो फार्मा का बिजनेस है वहां पे। तो सन फार्मा अलग अलग रीजन से रडार पर रखा जा सकता है। शेयरस्यूटिकल्स पे फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो बुलिश हैं ब्रोकरेजेस। हाँ, खबरों का तड़का थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ। ऐसे में सचिन प्लेस्ड कैसे है सन फार्मास्यूटिकल का काउंटर? आप इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए, प्लेसमेंट को देखते हुए क्या कॉल लोगे स्टॉक पे? आशीष जी, काफी क्रिटिकल जंक्शन पे है। इनफैक्ट 1700-1720 के आसपास काफी डिस्ट्रीब्यूशन भी नजर आया है। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो पिछले 4 हफ्तों से लगातार इसने अटेम्प्ट्स किए हैं 1700 लेवल को निकालने के लिए, बट ये सारे अटेम्प्ट्स थोड़े से फेल होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस है। जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा भी है, 1680 का एक काफी क्रिटिकल बेस है। अगर ये वायलेट हो जाता है तो एक काफी बड़ा ड्रॉप स्टॉक में नजर आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। एक क्लियर कट स्टॉप लॉस होगा 1720 का। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ब्रीच नहीं होता तब तक मुझे लग रहा है रिवाइवल के चांसेस बहुत कम है। एंड नीचे जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है 1600 तक की डाउनसाइड यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगी। सो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस रिटेन करने की सलाह होगी। 1601 रिव्यू जोन हो सकता है। ठीक बात है। ये हो गई सन फार्मा। आज का स्टॉक इन फोकस कह लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पे। सिर्फ सन फार्मा नहीं, फार्मा पोजीशन इंटरेस्टिंग है, उसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन खबरें बहुत सारी हैं फार्मा स्पेस को लेकर। यतिन, सन फार्मा के अलावा कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे और क्यों? देखिए, बहुत सारे फार्मा कंपनीज में यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन हो रहे हैं। सबसे पहले नाटको फार्मा की बात करते हैं और यहाँ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो केवल एक हैं। तो इनकी जो हैदराबाद फैसिलिटी है यहाँ से फॉर्म 483 में केवल एक आपत्ति मिली है। ऑब्वियसली आपत्ति मिलना एक सेंटिमेंटल नेगेटिव होता है, लेकिन पिछले हफ्ते ही 9 से 13 जून के बीच में ये यूएस एफडीए की जांच हुई थी जहां ये एक ऑब्जर्वेशन मिला है। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा सिंजीन इनको ईआईआर मिला है। इसका मतलब ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट है, जो क्लियरेंस है प्लांट का, ये इनको मिला है। बैंगलोर यूनिट जो इनका अहम यूनिट माना जाता है, यहाँ ये ईआईआर आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ये न्यूज़ थोड़ी बहुत अगर हम देखें तो पॉजिटिव है। और पूरी इनकी जो बेंगलुरु में इनका एक फार्मा प्लांट है जहाँ ये आपत्तियाँ मिलने के बाद ये री इंस्पेक्शन हुआ था। 9 से 13 मई के बीच में ये प्लांट की जांच हुई थी, तो यहाँ भी एक क्लियरेंस मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। हालांकि औरोबिंदो फार्मा ये स्टॉक पे भी नजरें रहेंगी क्योंकि यहाँ भी इनके एक यूनिट को फॉर्म 483 में जो है क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है। अब यूएस में भी इन्होंने क्रेसेंडो फार्मा करके एक सब्सिडरी बनाई है। तो देखते हैं ये सारे फार्मा स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं विविध न्यूज़ के चलते। हाँ, सिंजीन तो खैर अच्छा कर रहा होगा। नैटको को लेके कंफ्यूजन, मानस चार्ट उसी की खोल लो आप। एक आपत्ति आई है तो अब वो क्या है, दाग अच्छे हैं टाइप्स, दिक्कत कम ही दिख रही है। नैटको प्लेस कैसा है मानस?
देखिए, स्टॉक लगातार कोशिश कर रहा है एक बॉटम फॉर्मेशन की, क्योंकि गिरावट बहुत बड़ी थी। करीब 1600 रुपए से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था। 750 के आसपास बेस बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए एक ब्रेकआउट का इंतजार है। अगर 965 970 के ऊपर निकलेगा तो वो रिवर्सल का कंफर्मेशन होगा, और अगर 970 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 1150 से 1200 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। इसलिए नजर रखिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, 849 का स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन फ्रेश खरीदारी करनी हो तो ब्रेकआउट पे खरीदारी करिए। 970 रुपए के ऊपर खरीदेंगे तो आप 1150 के टारगेट भी सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, मीनवाइल एशियन पेंट्स में एक और ब्लॉक डील हुई है 85 लाख शेयर्स की। तो अब लग रहा है वो जो रिलायंस के पास बचा हुआ था वो बेच दिया शायद इन्होंने। आई मीन समीकरण तो ये बता रहे हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने बेचा था, थोड़ा सा स्टेक बचा था, वो मेरे ख्याल से बिका होगा। पिछली बार आई थिंक एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने पूरा, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पूरा खरीदा था। इस बार देखते हैं ये किसने खरीदा होगा, लेकिन समीकरण यही बैठ रहे हैं कि शायद रिलायंस ने ये बेचा होगा। क्यों यतन, यही मान के चले? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है 86-87 लाख शेयर्स बचे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, और 7,700 करोड़ रुपए का इन्होंने पहले बेचा था, जो कि जैसे आशीष करेक्टली बता रहे थे, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो है वो खरीदा था, और आज ये 1876 करोड़ रुपए का लार्ज ट्रेड होता हुआ नजर पड़ रहा है। शायद इन ऑल प्रोबेबिलिटीज रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से ये सेल आता हुआ नजर पड़े, हालांकि ऑब्वियसली अनकन्फर्म्ड है अभी, लेकिन कुल अगर हम बताएं तो 7,700 और ये 1,800 करोड़ के आसपास, तो ब्रॉडली 9,500 करोड़ 9,700 करोड़ रुपए के बीच में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए रियलाइजेशन होगा, अगर ये भी ब्लॉक जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेचा है। ओके, चलिए, ये तो खैर आज शाम को कंफर्मेशन आ जाएगा, लेकिन ये दिन में ही आ जाए क्या पता, पिछली बार आ गया था। एशियन पेंट्स भी रडार पे, फिर एक लार्ज ट्रांजैक्शन, फिर ब्लॉक विंडो में वो कंज्यूमेट होता हुआ। यतिन, वेदांता डिविडेंड देगा मुझको? हाँ, डिविडेंड देगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान जिंक से इनको डिविडेंड आता है, टिपिकली वो पास थ्रू करते हैं, नहीं तो उस पर टैक्स लग जाता है। तो ब्रॉडली जब हिंदुस्तान जिंक 10 रुपए का डिविडेंड देता है, जो उन्होंने दिया है, तो ब्रॉडली मान के चलिए 6.5-7 रुपए वेदांता भी दे सकता है डिविडेंड। तो ये जो बोर्ड मीटिंग है ये होने वाली है 24 जून यानी मंगलवार को, जहां डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी, और 18 जून को पहले इंटरिम डिविडेंड के लिए इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। तो देखते हैं, डिमर्जर की भी न्यूज़ है, काफ़ी सारे डॉलर इंडेक्स में चेंजेस हुए हैं, जिंक के प्राइसेस में चेंज हुए हैं, सिल्वर के प्राइसेस में चेंज हुए। तो वेदांता हिंदुस्तान जिंक मुझे लगता है पिछले हफ्ते भी काफ़ी एक्टिव थे ट्रेड में, और इस हफ्ते देखते हैं किस तरीके से शेप अप होते दोनों स्टॉक्स। हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड से थोड़ा सा मायूसी छा गई थी, क्योंकि ऑलरेडी भाव में आ गया था, उससे ज्यादा कुछ उम्मीदें। आज मेटल्स वैसे भी रडार पर रहेंगे, क्योंकि आज थोड़ी देर पहले हॉर्मास बता रहे थे पॉजिटिव खबर, चाइना का डेटा अच्छा आया है, रिटेल सेल्स वगैरह का, तो वैसे भी मेटल्स रडार पे, और वेदांता की बोर्ड मीट सामने खड़ी है। सीमेंट, बिरला कॉर्प, क्या करा इन्होंने? तो बिरला कॉर्प को एक माइनिंग राइट्स हाथ लगे हैं, और कुल मिला के 500 मिलियन टन की जो रिजर्व की एक बड़ी माइनिंग ब्लॉक इनके हाथ लगी है। जो लाइमस्टोन है ऑब्वियसली सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है सीमेंट बनाने के लिए, और गौरम खान करके एक ये ब्लॉक है, इनके आसपास इनका जो है बोली इन्होंने लगाई थी, वो जीते हैं। तो बिरला कॉर्पोरेशन देखते हैं, राजस्थान में इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ी बेटर रहेगी, और ये जो लाइमस्टोन ब्लॉक है जैसलमेर में, ये काफ़ी अहम माना जा रहा है कंपनी के ओवरऑल रिजर्व्स के लिए और रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए। ऐसा तो पता नहीं गौरांग शाह का नाम क्यों ले रहे हैं ये फिर वो अपन हमेशा बात करते हैं इंटरग्लोब की। भाई साहब, स्पाइस जेट के हालांकि डेटेड सही, लेकिन Q4 के रिजल्ट्स आए, ये सच में मुनाफा करा है क्या? हाँ, सच में मुनाफा करा है। वो बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। ये इतने टाइम से अपने रिजल्ट्स पोस्टपोन कर रहे थे, लोग बोल रहे थे थोड़ी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी होगी Q4 के रिजल्ट्स में, लेकिन वो सब चीज़ें साइड में रखते हैं। नंबर्स अगर हम देखें तो इन्होंने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट नंबर रिपोर्टेड बेसिस पे दिखाया है 319 करोड़ का Q4 FY25 का। और अगर हम नेटवर्थ की बात करें, इनका नेटवर्थ पॉजिटिव हो गया है, 680 करोड़ रुपए अभी नेटवर्थ पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की लीज ड्यूज की बात करें, तो इनकी जो $12 करोड़ की लीज थी, वो कार्लाइल एविएशन के साथ ये मिलकर रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं, और उनको शेयर्स इशू करने वाले हैं 65 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। तो दो न्यूज़ हैं, एक तो नंबर्स जहां टर्न अराउंड दिख रहा है, एबिटा में भी 18-20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और अगर हम लीज की बात करें तो यहाँ भी फिर से कंपनी ने चर्चा शुरू करके वहाँ अपने पार्टनर को इक्विटी इशू कर दी। ओके, चलिए, ये बात हो गई स्पाइस जेट की। वैसे मैं इस क्वार्टर में शायद वो कुंभ का भी इम्पैक्ट, वो इवन इंडिगो के नंबर्स में भी आया था। ये हो सकता है एक वन ऑफ हो, मुझे लग रहा है, और अगर इसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर जो लोग फंसे हुए हैं वो थोड़ा सा अपना माल छोड़ने के लिए आ जाए यहाँ पे स्पाइस जेट में। ओके, यतिन, ITC,
आईटीसी गाबा सर ने ट्रेड दे रखा है, ठीक है, लेकिन खबर क्या है यत्न? तो इन्होंने एक एक्विजिशन फिर से एक बार किया है और लगातार हर 1-2 महीने में इनका एक्विजिशन अनाउंसमेंट होता है। साइज बहुत छोटी है, 472 करोड़ रुपए में इन्होंने श्रेष्ठा नेचुरल करके, मैंने श्रेया नेचुरल बोलना वो ये श्रेष्ठा नेचुरल है, बायो प्रोडक्ट्स की कंपनी है और गौरांग श्रेया चल रहा है यार। और 472 करोड़ का ये एक्विजिशन है और कुल मिला के जो कैश कंपोनेंट है ये जो आईटीसी को देना होगा वो डील में लगभग 400 करोड़ के आसपास का देना होगा। छोटे छोटे एक्विजिशंस ये हेल्थ केयर सेगमेंट में कर रहे हैं, तो जो पिछली बार भी अपने 2-4 एक्विजिशन देखे वो इस तर्ज पे थे, तो अपना निश पोर्टफोलियो बना रहे हैं एफएमसीजी सेगमेंट। श्रेष्ठा गाबा सर को पसंद नहीं आई थी, आईटीसी सेल था सुबह। उनका टॉप कॉल स्क्रीन पर आ जाएगा आप लोग के। वैसे सब फार्म एफएमसीजी कंपनीज कर रही हैं क्योंकि अनलिस्टेड से खूब कंपटीशन है, तो छोटे छोटे टक इन एक्विजिशन सब करते ही चले जा रहे हैं। कंपटीशन को झेलने का एक तरीका होता है ये।